हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। अनुच्छेद 103 से 95 तक की सीरीज़ में आज हम भाग 3 पढ़ने वाले हैं। और भाग 3 में कौन से अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक का इसमें वर्णन किया गया है। और इसके जो सभी भाग हैं हम सभी भाग ट्रिक से देखेंगे। और बहुत ही शानदार ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो सीरीज़ है मैं भाग वाइज करवा रही हूँ। इसके पहले भाग 1 और भाग 2 मैं कवर करवा चुकी हूँ। मतलब संविधान के जितने भी 25 भाग हैं उनकी हमारी 25 वीडियो बनेगी। एक एक भाग में पूरा का पूरा अनुच्छेद कवर रहेगा। पहले भाग में जितने अनुच्छेद थे मैं कवर करवा दी हूँ। इसी तरह दूसरे में जो नागरिकता से संबंधित प्रश्न थे वो भी मैंने कवर करवा दिए हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके पुराने दोनों भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में आर्टिकल पे जाइएगा। आर्टिकल अनुच्छेद का नाम से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये प्री की नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। यूनिट वाइज है, हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत सारी फाइल इसमें टोटली हैंड रिटन है, कुछ फाइल प्रिंटेड हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इनको तैयार किया गया है। और ये जो अनुच्छेद की ये PDF है, प्री के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, उसमें मैं आपको ये दूंगी। तो आप वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। संविधान का भाग 3 क्या कहता है? संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में कहता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक के जितने भी अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार कहते हैं। जिन ऐसे अधिकार जिन पर व्यक्ति का हक होता है। सबसे पहला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। ये पहले आप ध्यान में रख लीजिएगा। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा बताइए। अब आपको एक ट्रिक के द्वारा क्या याद करेंगे? ट्रिक में आपको एक ऐसा प्रैक्टिकली आपको एक सोचना है कि आज हमारे घर में एक फ़ोटो दिखाने वाले आया। फ़ोटो दिखाने वाले आया मतलब आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि एक कैमरा वाला आता था और कैमरे से हमको पूरा भारत का दिखाता था। अलग अलग राज्य बताता था, पूरे भारत में कौन कौन से राज्य हैं ये बताता था। तो हम उसको पैसे देते थे और वो हमें ज़िलों के दर्शन कराता था, राज्यों के दर्शन कराता था, अलग अलग जगह धार्मिक स्थल के दर्शन कराता था। तो आपको इसको ऐसे याद करना अनुच्छेद 12 को कि आज हमारे घर में एक फ़ोटो दिखाने वाला आया था और वो हर राज्य को 12 रुपये में दिखा रहा था, 12 रुपये में परिभाषित कर रहा था। किसी भी राज्य के 12 रुपये, किसी भी राज्य का आप टोटल दर्शन करना चाहते हो एज अ वीडियो तो उसका खर्चा कितना आएगा? 12 रुपये। तो आपको ऐसे याद करना है। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया है? राज्य की परिभाषा दी है। तो आज हमारे घर में एक फ़ोटो दिखाने वाला आया, वो हर राज्य को 12 रुपये में परिभाषित कर रहा था। दूसरा है अनुच्छेद 13। 13 का मतलब होता है 13 जो नंबर होता है 13 से याद कीजिएगा टेढ़ा। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है। मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। जो मूल अधिकार हैं उनको कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, अनुच्छेद 13 में ये बात बोली गई है। तो इसकी ट्रिक क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 13 जो है ना बिल्कुल टेढ़ा है। इसमें मूल अधिकारों को कम करने की विधियाँ हैं। हमेशा व्यक्ति चाहता है कि हमारे अधिकार बढ़ें, लेकिन ये 13 जो अनुच्छेद है बिल्कुल ही टेढ़ा है। ये हमारे मूल अधिकारों को कम कर सकता है, ऐसे आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 12 13 आपको याद हो गए होंगे कि अनुच्छेद 12 जो हर फोटो वाला जो है 12 रुपये में राज्य को परिभाषित कर रहा है और अनुच्छेद 13 इसमें मूल अधिकारों को कम करने की विधियाँ हैं। अगला है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 है धर्म जाति लिंग के अनुसार समानता। अनुच्छेद 14 15 को एक ही 14 जो है और जो 15 है वो समानता की बात बता रहे हैं कि सभी व्यक्ति समान होते हैं। दोनों ही अनुच्छेद में समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समान बताता है और अनुच्छेद 15 जो है धर्म जाति और लिंग के अनुसार समान बताता है। मतलब अनुच्छेद 14 ये बोलता है कि जो कानून है, कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कानून ये नहीं एक मेल अदालत में अर्जी लगाएगा, एक फ़ीमेल अर्जी लगाएगा। तो कानून ऐसा नहीं है कि मेल की ही बात सुने, फीमेल की ना सुने, या फीमेल की सुने या मेल की ना सुने। तो इसका मतलब है कि कानून जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ऐसे ही किसी भी जाति का व्यक्ति कानून में जाकर अपनी अर्जी लगा सकता है। कानून उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव
नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 14 हो गया विधि के समक्ष समानता। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि संविधान जो है वो धर्म, जाति, लिंग के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जाति कोई भी हो, कोई भी जाति को हो, चाहे वो जो है एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, और चाहे लिंग के अनुसार, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के भी साथ जो है संविधान भेदभाव नहीं करता। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता बताता है और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति और लिंग के समक्ष समानता बताता है। तो इसको आप वैसे बात करना, विधि जाति सब एक, विधि जाति लिंग सब एक समान, विधि जाति सब लिंग एक समान, विधि 14 जाति 15, विधि 14 जाति 15, विधि जाति लिंग सब एक समान। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बोलता है लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन में अफसर की समानता, यहाँ भी समानता की बात की गई है। जो 14 से 19 तक के जो अनुच्छेद हैं वहाँ पे समानता की ही बात की गई है। तो अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन में अफसर की समानता। अफसर का मतलब है कि आप वो गवर्नमेंट में कहीं भी जाते हैं तो आपको समान अवसर प्राप्त होंगे। आप समाज में कहीं भी जाते हैं, किसी जॉब पाने के लिए जाते हैं तो आपको समान अवसर प्राप्त होंगे। तो समान अवसर से आपको याद रखना है 16 अवसर, लोक को 16 अवसर दिए हैं, लोक को 16 अवसर दिए हैं, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता में आपको याद रखना है कि लोक को 16 अवसर दिए हैं। जो लोग हैं उनको अवसर पाने के कितने दिए हैं, मतलब आप 16 बार जो है अपना जो भविष्य आजमा सकते हैं, ऐसे ट्रिक करके याद कीजिएगा। तो 12 हो गए। 12 में आपको फ़ोटो दिखाएंगे राज्य के, राज्य को परिभाषित करेंगे। 13 टेढ़ा है, मतलब आपके अधिकारों को कम कर सकता है। 14 जो है विधि के समक्ष सभी समान है, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। 15 धर्म, जाति, लिंग के अनुसार सब समान है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब लोक को 16 अवसर दिए हैं। अनुच्छेद 17 और जो अनुच्छेद 18 है ये अंत करता है किन्हीं चीज़ों का। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 जो है वो अंत करता है। तो किसका करता है, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का करता है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का अंत कौन सा है, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत क्या है, अनुच्छेद 18। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18 में है। तो आपको ट्रिक कैसे याद करनी है, छूत अछूत उपाधियों का अंत 17-18 बार हो चुका है पर होता नहीं है। छूत अछूत उपाधियों का अंत 17-18 बार हो चुका है पर होता नहीं है। तो आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है, छूत अछूत उपाधियों का अंत 17-18 बार हो चुका है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। छूत अछूत उपाधियों का अंत 17 से 18 बार हो चुका है। छूत अछूत उपाधियों का अंत 17 से 18 बार हो चुका है। तो अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत। तो छूत अछूत उपाधियों का अंत 17 से 18 बार हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकता है, कोई उसको किसी चीज़ को बोलने के लिए रोक नहीं सकता। संविधान में वो वाक स्वतंत्रता किसके अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। इसी के अंतर्गत एक और अनुच्छेद आता है 19A जो कि जोड़ा गया है नया। उसमें बोला गया है प्रेस की स्वतंत्रता। कोई भी चीज़ प्रेस कर लिख सकती है, उसको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से मतलब है अनुच्छेद 20 में कि किसी को किसी अपराध के तहत सजा दी जाती है तो वो अपना दोष सिद्धि के लिए अब उसके पास अधिकार है, वो अपने वकील कर सकता है, वो अपने मतलब अपने बेकसूर होने के लिए बातें कह सकता है। तो ये अधिकार संविधान में अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है। 1921 में दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपना जीवन बचाने की
स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21। अब 19, 20, 21 को आप कैसे याद करना है? वह दोस्त प्राण देकर भी गिरफ्तारी कर ली। क्या है? वह दोस्त प्राण देकर भी गिरफ्तारी कर ली। वह दोस्त, तुमने प्राण दिया, प्राण भी दिए और गिरफ्तारी भी कर ली। तो वह दोस्त तुमने प्राण देकर भी गिरफ्तारी कर ली। वह से मतलब क्या हो जाएगा? बाक हो जाएगा। दोस्त से मतलब हो जाएगा दोस्त सिद्धि का अधिकार, और गिरफ्तारी का मतलब हो जाएगा गिरफ्तारी मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब गिरफ्तारी मतलब नज़र बंद होना। ये प्राण और दैहिक गिरफ्तारी को आप अनुच्छेद 22 में देखेंगे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से भी संरक्षण होता है। ये जो अनुच्छेद है ये 19, 20, 21 के बारे में बताता है। तो बाह मतलब अनुच्छेद 19, दोष सिद्धि मतलब अनुच्छेद 20, प्राण देकर मतलब प्राण दैहिक स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 21, और गिरफ्तारी का जो संरक्षण होता है, गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं, वो अनुच्छेद 22। तो ये ट्रिक जो है, वह दोस्त प्राण देकर भी गिरफ्तारी कर ली, ये आपके 19 से 22 तक के अनुच्छेद को बताएगा। बाह दोस्त, बाह मतलब हो जाएगा बाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। दोष सिद्धि मतलब अनुच्छेद 20, प्राण देकर भी, प्राण देकर मतलब प्राण दैहिक, और गिरफ्तारी से सुरक्षा मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण। तो बाह दोस्त प्राण देकर भी गिरफ्तारी कर ली, ये आपका 19, 20, 21 और 22 का हो जाएगा। 102 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 23, मानव का दुर्व्यापार और बाल मतलब बलाश्रम, बलपूर्वक बालक से श्रम करवाना, ये अनुच्छेद 23 से करना है। तो आप ये ध्यान रखना, 23 याद रखना ताई, 23 से याद क्या रखना? ताई। 23 दो ट्रिक बता रही हूँ, इसमें जो भी आपको याद रह जाए। अनुच्छेद 23 में याद रखना ताई। तो ताई जो है बालकों से बहुत बुरा दुर्व्यापार करवाती है और बलपूर्वक उनसे काम करवाती है। तो अनुच्छेद 23 से आपको याद रखना, अनुच्छेद 23 में आप देखना, 23 में आपको ताई का जो है प्रोनाउंसिएशन आपको आएगा बोलने में। तो अनुच्छेद 23 ताई को रिलेट करता है। तो आपको याद रखना है कि जो ताई है बालकों से बहुत ज़्यादा श्रम करवाती है, उनसे मतलब बलपूर्वक काम करवाती है। एक और ट्रिक इसकी क्या होगी कि बालकों से 23 बार श्रम बलपूर्वक करवाया और मानव का दुर्व्यापार भी 23 तरह से किया। तो 23 से आप याद रखना, ताई ने मानव का दुर्व्यापार किया और उसने बलपूर्वक काम कराया। अगला है 24 क्या है? कारखानों में बालकों का प्रतिशत नियोजन। मतलब कारखानों में कितने साल तक के बच्चे काम करेंगे? 14 साल से जो है 14 साल तक के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया। तो 24 से याद रखना 14, 24 से क्या याद रखना? 14 याद रखना कि अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उद्योगों में प्रवेश निषेध है। तो 24 से याद क्या रखेंगे आप? 14 याद रखेंगे। 24 से क्या याद रखेंगे? 14, अनुच्छेद 14, 24। 23 से क्या रखेंगे? ताई याद रखेंगे। ताई जो है काम नहीं करवाएगी, मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाएगी, और बलपूर्वक जो ताई काम करवाती है वो नहीं कराएगी। तो ये इस तरह इसका अनुच्छेद है। अगला है अनुच्छेद 25। 25 क्या बोलता है? धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अच्छा, 25 जो है आपको लग रहा होगा पक्षी जैसा, 25 मतलब पक्षी का साउंड आ रहा होगा आपको 25। तो 25 को पक्षी से याद करना है। पक्षी जो है स्वतंत्र उड़ता है और हर धर्म के स्थल पर जाकर बैठ जाता है। मतलब इसका है अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग व्यक्ति को हर धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को एक धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आएगी? अनुच्छेद 25 के तहत आएगी। अनुच्छेद 25 किसको रिलेट करता है? पक्षी को रिलेट करता है। पक्षी स्वतंत्र उड़ता है और हर धर्म के स्थल पर जाकर बैठ जाता है। तो धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 25 में है। अगला है अनुच्छेद 26। 26 का है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखो 26 से आपको रिलेट आ रहा है छवि, 26 से आ रहा है छवि। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने से छवि सुधरती है। आपने देखा है कोई मंदिर बनवा रहा है, मंदिर में खाना खिलवा रहा है, तो मतलब मंदिर का प्रबंध कर रहा है, तो हमारी नज़र में उसकी छवि जो है बहुत अच्छी बन जाती है।
तो छवि से 26 से क्या याद रखेंगे आप? छवि याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधकीय स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य करने से छवि सुधरती है। अगला है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के करों में करों के संदाय की स्वतंत्रता। अगर आप किसी एक विशेष धर्म को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आप पैसे देते हैं, चंदा देते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो उसकी आपको स्वतंत्रता है। वो किस अनुच्छेद में है? 27। 27 को आप याद रखिए सताना। 27 को क्या याद रखिएगा? सताना। अगर आप जो है कर देते हैं, टैक्स देते हैं, धर्मों में किसी धर्म में टैक्स देते हैं, तो इसके लिए कोई जो है इनकम टैक्स वाला आपको सताएगा नहीं। धार्मिक कार्यों में पैसे देने से आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप टैक्स से उल्टा बच जाएंगे। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 27 से क्या याद करेंगे? सताना। तो विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता, जहाँ कर की बात आ जाएगी वहाँ सताने की 27 की बात आ जाएगी। अगला है अनुच्छेद 28। 28 है धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता। 28 का मैं हमेशा 8 को अट्ठहा से हंसी का एक वो बनाती हूँ। तो 28 जो अनुच्छेद है उसको आप याद रखना अट्ठहा से। 28 को क्या याद रखेंगे? अट्ठहा से। धार्मिक अगर हम शिक्षा लेते हैं और अगर हम धर्म पूर्वक चलते हैं तो हमारे चेहरे से कभी भी हंसी नहीं जाती, हम हमेशा अट्ठहासे लगाते रहते हैं। तो धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता में आपको क्या याद रखना है? अट्ठहासे मतलब हंसी, अट्ठहासे मतलब हंसी। अगला है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 से याद रखना कुंती। 29 से आप क्या रखेंगे? कुंती। 29 बोलता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 से आप याद रखिएगा कुंती। कुंती के पुत्र कैसे थे? अल्पसंख्यक थे। क्यों? पांडवों के अगर हम पुत्र देखें और कौरवों के अगर पुत्र देखें, कौरव और पांडव में पांडव की जो संख्या जो थी वो कम थी और कौरवों की संख्या थी वो ज़्यादा थी। कौरव के जो पुत्र थे जो ज़्यादा थे और पांडव के पुत्र जो थे वो कम थे। तो कुंती के पुत्र अल्पसंख्यक थे। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 30। शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार। अनुच्छेद 30 को याद रखना है आपको खींच। अनुच्छेद 30 को आप क्या रखना है? खींच। शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्ग को खींचकर अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा, अनुच्छेद 29 भी अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, अनुच्छेद 30 भी अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है। अनुच्छेद 30 क्या बोल रहा है? उनके हित का संरक्षण बोल रहा है। और शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों का अधिकार का बात कर रहा है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 हित की बात कर रहा है, अनुच्छेद 30 अधिकार की बात कर रहा है। अनुच्छेद अधिकार में खींच कर अधिकार दिए, अनुच्छेद 30 का क्या रखना है? अनुच्छेद 31 से आपको निरसन मतलब हटाना। तो 31 मतलब आपको याद रखना इक्का फेंक कर उसने हटा दिया। इक्का फेंक कर उसने उसको हटा दिया। एक इक्का है, इक्का फेंक कर उसने इसको हटा दिया। तो आपको ऐसे याद रखना। अनुच्छेद 31 निरसन है। अनुच्छेद 32 है अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार। अधिकारों को प्रवर्तित करने का, बदलने का अधिकार। तो दांत हमारे कितने होते हैं? 32 दांत हैं हमारे। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार है। दांत 32 है। जब हमारे अधिकारों को कोई छीनता है, जब हमसे कोई छीनता है, बदलने को बोलता है, तो हमारे जो दांत होते हैं वो पीस लेते हैं, हम उनको गुस्सा में आ जाते हैं। तो गुस्सा में आकर जब हम अपने दांतों को पीस लेते हैं, हम हमारे 32 दांतों को, तो हम अधिकारों को प्रवर्तित कर सकते हैं। 32 से आपको दांत याद रखना है, दांत से आपको अपने अधिकार याद रखना है, अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार। अनुच्छेद 33 है उपांतरण करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 क्या कर रहा है? उपांतरण करने में संसद की शक्ति। उपांतरण में आप देख रहे हैं कि उपांतरण जो है ऊ से स्टार्ट हो रहा है और ये अनुच्छेद 33 भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों को ही अक्षर एक जैसे बन रहे हैं। इसके अनुसार इसके अलावा उपांतरण करने में संसद की शक्ति और 33 लास्ट में भी यहाँ पे 33 आ रहा है, शक्ति का साउंड हो रहा है और यहाँ पे भी 33 का साउंड हो रहा है। तो उपांतरण करने में संसद की शक्ति कौन सा होगा? अनुच्छेद 33।
अगला है 34 है क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निर्वहन। क्षेत्र में सेना के अधिकार किस प्रकार रहेंगे। तो देखो 34 से आपको याद रखना है चौतरा। गांव में आपने सुना होगा 34 में चौतरा। तो चौतरे पे सैनिक बैठे रहते हैं, चारों तरफ चौतरे पे सैनिक बैठे रहते हैं। तो चौतरा और 34 से आपको सैनिक को रिलेट करके याद रखना है कि चारों ओर सेना के अधिकार माने जाते हैं, चारों तरफ सेना है, चौतरा है, चौराहा है, तो चारों तरफ सेना के अधिकार माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 34 किसको बोल रहा है, चौतरा चौराहा को बोल रहा है, चारों तरफ सेना है। चौतरा, चौतरे में क्या है, सेना है, चौतरा मतलब अनुच्छेद 34। अगला है अनुच्छेद 35 संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार। अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान। अनुच्छेद 35 जो है पैतृक, 35 से याद रखिएगा पैतृक, 35 से क्या रखिए पैतृक संपत्ति पर संवैधानिक अधिकार होता है। अगर पिता की संपत्ति है तो उसमें उसके बच्चों का अधिकार संवैधानिक होता है, संविधान उस चीज़ का अधिकार देता है। तो 35 से आपको पैतृक याद रखना है, पैतृक से आपको संवैधानिक अधिकार याद रखना है कि अनुच्छेद 35 संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान देता है। इसके बाद दो अनुच्छेद बचते हैं जो एक्स्ट्रा में जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता बोलता है। उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार प्रेस को बोला है। उन्होंने एक बार नहीं, एक बार नहीं मतलब एक नहीं 1000 बार बोला है प्रेस को, एक बार नहीं 1000 बार बोला है। तो प्रेस की स्वतंत्रता 19A के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या आता है, 6 से 14 वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दो। 6 से 14 वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आती है। इसमें क्या बोलेंगे, एक एक बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं उनको शिक्षा दो, एक और ये फिर आ गया 21A, तो एक एक बच्चे को जो 6 से 14 साल के हैं शिक्षा दो। तो फ्रेंड्स ये हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ। भाग 3 बड़ा था, अगला हम भाग 4 पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।